आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद रासायनिक समीकरण, उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं और उसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए हम इसमें पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया जो है हमारे आसपास जो घटना घटती है, इस प्रकार कई घटना घटती है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे लोहे पर लाल रंग की परत चढ़ना। लोहे पे लाल रंग की परत तब चढ़ती है जब ये नमी के संपर्क में आती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब ये संक्षारित हो जाती है। तो लोहे पे लाल रंग का परत चढ़ता है, चांदी पे काले रंग की परत चढ़ता है और तांबा पर हरे रंग का परत चढ़ता है। और इसी प्रकार और भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे दूध से दही बनना, भोजन का पकना, सांस लेने पर हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होना, भोजन का पचाना या पचना, अंगूर का क्यूवन होना। ये सब इस प्रकार की अभिक्रिया है जिसको हम इसको परमानेंट चेंज बोलते हैं, अस्थाई परिवर्तन। अस्थाई परिवर्तन एक बार जब चेंज हो जाएगा इसको दोबारा हम उस रूप में नहीं पा सकते हैं, इसीलिए हम इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर हम उस रूप में इसको पा लेते हैं तो हम इसको रासायनिक समीकरण नहीं बोलते, इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम जब रासायनिक अभिक्रिया को हम संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको दर्शाने के लिए कुछ सूत्र का उपयोग करते हैं जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है तो इस पर हरा परत चढ़ता है। तो हमारे पास एक Cu है जो इस पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ये बनता है Cu और कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब इसको हम संतुलित करेंगे, जो हम यहाँ बताएंगे। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इसको डबल करने के लिए हम आगे 2 लगाते हैं, जिसके कारण Cu भी डबल हो गया। तो हम Cu के पास भी 2 लगाएंगे, तो 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, ये हमारा संतुलित हो गया। तो हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व के परमाणुओं का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखना, ये हम लिखते कैसे हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में, जैसे हम यहाँ पे मैग्नीशियम को Mg लिख रहे हैं और अभिकारकों को बायां ओर, ये हमारा अभिकारक हो गया, और उत्पाद को दायां ओर लिख रहे हैं। इसके मध्य में तीर का निशान लगाकर हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। उसके बाद हम इसे अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं, जिसे हम संतुलित करना भी कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण, ये संतुलित समीकरण, अभिकारक ये और उत्पाद दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो इस प्रकार के समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ जिंक मेरा 1 है, यहाँ जिंक 1, H2SO4, हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, हाइड्रोजन गैस इधर हो गया, SO4 मेरा 1 है और H2 मेरा 2 है, यहाँ भी 2। इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित कर चुके हैं। चलिए, तो हम इस पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। ये कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को जब हम इसे संतुलित करते हैं, तो इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि में होता क्या है, इसमें देखते हैं सबसे अधिक तत्व वाला जो परमाणु है उसको सबसे पहले देखते हैं, उसको हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। इस विधि से
जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण में होता क्या है, जिसे अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की जो संख्या होती है, तत्व की जो परमाणुओं की संख्या होती है, ये बराबर नहीं होती है। यही असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए तो हम इसे संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलना, ये एक कंकाली रासायनिक समीकरण है। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है एक, मैग्नीशियम एक इधर, इधर भी मैग्नीशियम एक। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन इधर है, तो हम 2 इधर लिखते हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, जिसके चलते ये मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो हम इसके आगे भी 2 लगाएंगे, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, तो इधर 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये हमारा संतुलित हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बराबर करने की कोशिश करेंगे, फिर आयरन को, फिर हाइड्रोजन को, तब जाके हमारा संतुलित होगा। इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो सबसे पहले चले ऑक्सीजन की ओर। हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ मेरे पास 1 है। तो इसके आगे जब हम 4 लगाते हैं तो मेरे पास 4 ऑक्सीजन हो गया, और ये हमेशा ऐसे गुना में रहता है ये दोनों। तो हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। चलिए इसको भी संतुलित कर देते हैं, यहाँ 4 लगा दिए, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, आयरन को देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास आयरन जो है 3 है, तो इसके आगे भी 3 लगा दिए, तो ये हो गया 3 आयरन। उसके बाद हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, आयरन 3, ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार से जब हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमें एनर्जी के रूप में हीट देती है, जिसे हम ऊष्मा कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मात्रा में छोड़ता है, और एक जो स्टीम के रूप में जल होता है उसे छोड़ता है। तो हम दोनों और तत्वों की परमाणु की संख्या को देखते हैं। यहाँ मेरा ऑक्सीजन 2 और एक 3, यहाँ मेरा 2 ही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा 4 परमाणु वाला हाइड्रोजन है। तो हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ की जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ के हाइड्रोजन, इसको बराबर करते हैं। यहाँ इसके आगे 2 लगाएं, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन। मेरे पास यहाँ 2 ही ऑक्सीजन, इसके आगे भी 2 लगाएंगे, तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन मेरे पास 1 है, इधर भी 1 है, तो ये हमारा संतुलित हो गया। जब सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन करता है तो इस सोडियम डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है सोडियम पे। तो हमारे पास यहाँ 2 सोडियम है, इधर 1 सोडियम है, तो इसको हम 2 करेंगे, तो मेरा 2 सोडियम, यहाँ भी 2 सोडियम, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2। ऑक्सीजन है 1, यहाँ पे है 2, तो जब इधर 2 लगाएंगे तो हमारा क्या हो गया, सोडियम हमारा 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम तो 2 ही दिख रहा है, इसलिए इसको 2 ना लिख कर यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो मेरा सोडियम 4, यहाँ भी सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो वो कौन सी 4 घटनाएं हैं जिससे हम उसकी निरीक्षण कर सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें 4 घटनाएं घटती है। पहला, रंग में परिवर्तन, गैस का निकाय, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ये 4 घटनाएं ऐसे हैं जिससे हम इसका निरीक्षण करके पता कर सकते हैं कि इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो चलिए इसको और गहराई से समझने के लिए हम इसको कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। रंग में परिवर्तन, जैसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को ले लें। हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं
जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर तथा क्लोराइड ये दोनों अलग हो जाता है। इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये अपना चमक खो देता है और ये धूसर रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है अपना चमक खो देता है और धूसर रंग का हो जाता है, जिसे हम डल बोलते हैं। ठीक है। गैस का निकाय, गैस का निकाय मान लेते हैं कि कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे कॉपर को जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस का निकाय होता है। ठीक है। ये गैस का हम परीक्षण करने के लिए जब हाइड्रोजन गैस को हम साबुन के पानी में डुबोते हैं या फिर प्रवाहित करते हैं तो ये बुलबुला के रूप में ऊपर उठता है, और इसे जब जलती हुई मोमबत्ती के करीब ले जाते हैं तो ये बुलबुला फट फट की आवाज़ से ये फूटता है, जिसे हम पॉप साउंड बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया गैस का निकाय। तापमान में परिवर्तन, जब हम कभी दीपावली में घर की पुताई करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, जैसे बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, इसमें जब ठंडे जल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठंडा जल डालते हैं इसमें, तो ये बनाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है और इसके साथ हमें एक ऊष्मा देता है जिसे हम हीट बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया तापमान में परिवर्तन, ये गर्म हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी। अवस्था में परिवर्तन मतलब जब इसका रूप चेंज हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, इसका जो अवस्था है, रूप है, ये बदल गया है, इसे बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। ये 4 घटनाएं ऐसे हैं जिसका निरीक्षण करके हम पता कर सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अब आगे चलते हैं, हमारे पास किस किस अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले संयुक्त अभिक्रिया जिसको हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, फिर वियोजन जिसको हम अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन, उसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, और एक लास्ट पढ़ेंगे हम उपचयन रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसी में हम पढ़ेंगे संयुक्त अभिक्रिया में, इसमें रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो इसके साथ ऊष्मा निकलेगा, उस अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में पढ़ेंगे जब हम इसमें ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हम इसे बोलते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। इसी में जितना भी अभिक्रिया है सब इसी में पढ़ेंगे और सब एक एक करके पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संयुक्त या संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा पढ़ेंगे विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अवकरण, या ये दोनों को हम एक बार में बोलते हैं रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले संयुक्त या संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है योग या जुड़ना। इसमें होता क्या है, हम अभिकारक या उत्पाद के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कार्बन है जिसे हम कोयला कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है। जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमारा बनता है कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड वही बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना जो हम घर में
दिवाली के दिन घर की पुताई करने के लिए थैली में भर के लाते हैं, वही कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इसके ठंडे पानी के साथ इसे मिलाते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैस जब मिलते हैं एक समान अनुपात में नहीं, जब हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जब एक निश्चित अनुपात में मिलता है तब जाके जल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, और इसके साथ इसी को हम संयोजन या संयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसके साथ जब ये ऊष्मा देता है, क्या देता है? ऊष्मा। इसमें भी ऊष्मा निकलता है। जब कोयला को जलाते हैं तो ऊष्मा प्राप्त होती है, हीट जिसे बोलते हैं। और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है तो हमें इसमें भी ऊष्मा प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये दोनों अभिक्रियाओं को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। नंबर ए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 हो गया। इसको 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगाते हैं। कॉपर भी मेरा 2 हो गया, इसलिए इसके आगे भी 2 लगाते हैं। ठीक है, मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ 2 हो गया। ये बराबर नहीं, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 लगाते हैं, तो मेरा हाइड्रोजन 4 हो गया। इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम इसके आगे भी 2 लगाते हैं। एक इसकी अगली अभिक्रिया जो है वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें इसका क्या होता है? संयुक्त अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। इसमें केवल एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे हम वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास लेड नाइट्रेट है, जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम जल को तोड़ते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये भी वियोजित हो जाता है सिल्वर में, और क्लोराइड अलग हो जाता है। हमारे पास 1 और 2, 3 2 5 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना है? 2 या 6 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। जब यहाँ पे 2 लगाएं तो 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया मेरा। लेकिन मेरा यहाँ पे लेड जो है ये हमारा हो गया है 2, इसलिए इसको हम जब 2 करने जाएंगे तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 या 6 और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया, जिसके चलते ये हमारा नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, इधर से 2 2 4 नाइट्रोजन हो गया। तो हम नाइट्रोजन को 4 करते हैं, अब फिर से मिलाते हैं। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 और 2 10, 10 2 12 ऑक्सीजन हो गया। लेड हमारा 2, लेड यहाँ भी 2 दूनी 2 और ये 2 4 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 4 नाइट्रोजन। ये हमारा संतुलित हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ हम 2 लगाते हैं तो यह हमारा भी क्या हो गया? ये हमारा हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे, ये हमारा हो गया 4 हाइड्रोजन। जब क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ आगे 2 लगाएंगे तो क्लोरीन मेरा 2 और सिल्वर भी 2 हो गया, तो इसके आगे भी हम 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन ये हमारा Br2 होता है, द्विपरमाणुक है।
इसके आगे भी 2 लगाएंगे तो सिल्वर के आगे भी 2 लगाना पड़ता है। ठीक है, जब फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन की संख्या सबसे अधिक है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 4 इधर है, 3 2 5 5 3 8 ऑक्सीजन है। तो हम इसको बढ़ाने के लिए, मतलब हम इस ऑक्सीजन को 8 करने के लिए इसके आगे 2 लगाते हैं, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गया। सल्फ़र मेरा यहाँ से 2 दिख रहा है, यहाँ सल्फ़र 1 और 1 2 सल्फ़र हो गया। यहाँ पे आयरन 2, यहाँ भी आयरन 2, ये हमारा संतुलित हो गया। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि जब हम इसमें सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो यह इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। एब्जॉर्ब करने के कारण ये ऊष्मा को सोख ले रहा है। जो ऊष्मा को सोखता है उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो किसी दूसरे यौगिक में कम क्रियाशील तत्व को उसके विस्थापित कर उसकी स्थान को स्वयं ले लेता है। उस प्रकार को रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा ये आयरन जो होता है अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को हटाकर इसकी जगह स्वयं ले लेगा, तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित कर देगा, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया बोला गया है। जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस Zn। ये लेड जो है कॉपर क्लोराइड को में से ये यौगिक है, इसमें कॉपर को विस्थापित करेगा, तो यहाँ पे बनाएगा लेड क्लोराइड प्लस Cu। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन पूछता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये किस रंग का गैस होता है। ये जो होता है भूरा रंग का धुआं होता है, ये जो भूरा रंग का धुआं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरा रंग का धुआं निकलता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब 2 यौगिक एक दूसरे को अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को बोला जाता है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यह डबल विस्थापन होता है, यहाँ पे सिंगल विस्थापन हो रहा था। तो यहाँ पे जो बनेगा NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसका क्लोरीन इसके पास चला आता है सोडियम के पास, और इसका सल्फेट बेरियम के पास चला आता है, तो ये बनता है NaCl। इसके आगे 2 लगा देंगे क्योंकि सोडियम भी 2 होता है, क्लोरीन भी 2 है, प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट जो होता है एक अवक्षेप का निर्माण करता है, ये जल में नहीं घुलता है, इसलिए इसको एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोला जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अलग से हम 3 प्रकार के अभिक्रिया और पढ़े हैं, जैसे A ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, B ये ऊष्माशोषी, और ये C अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। अब उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अपचयन का मतलब है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, और ये अपचयन का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन का माइनस होता है या ह्रास होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसे
अब अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया या रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें कॉपर के पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हटकर यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ गया है, यहाँ ऑक्सीजन का हटना हो रहा है और हाइड्रोजन में जुड़ना हो रहा है। तो ये हमारा कॉपर जो है अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन जो है उपचयित हो रहा है। इसमें देखते हैं जिंक के पास ऑक्सीजन है, यह जिंक कॉपर के पास चला गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना दिया है और ये जिंक अलग हो गया है, इसमें ऑक्सीजन से हटा है। ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ एक ही समीकरण में होता दिखाई दे, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन उपचयन या ऑक्सीकरण अवकरण या फिर रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए ऊष्माक्षेपी का कुछ और अवशेष पढ़ते हैं। इसमें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं। ये जो प्राकृतिक गैस है जब हम इसको जलाते हैं तो ये हमें ऊष्मा देती है, जिसे ऊर्जा कहते हैं, और इसके साथ CO2 गैस थोड़े से मात्रा में देता है और हमें H2O हमें स्टीम के फॉर्म में देता है, मतलब भाप के फॉर्म में। ठीक है, और हम रिस्पिरेशन को मतलब श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा, जो हम चावल आलू और भी पदार्थ जो खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, जो हमें ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे शरीर में मौजूद होती है। और ये ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से जुड़ता है तब हमें CO2 गैस देता है, जो हम सांस के रूप में छोड़ते हैं और ये जल का निर्माण होते हैं और ऊर्जा भी देती है, जो हमारे शरीर को काम करने को शक्ति देती है। और साग सब्जियों का विघटित होना, जो साग सब्जी सड़ता है गलता है, ये भी जिसका जो कंपोस्ट बनता है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया से। एक पदार्थ X है, इसका विलयन सफ़ेदी कराने का काम आता है, यह क्या है और इसका सूत्र क्या है, ये पूछा है। तो ये जो पदार्थ है बिना बूझा चूना है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड। X का जल के साथ अभिक्रिया करें, जो हम पहले ही करा चुके हैं। हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं इसको तो ये हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब कुछ विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ले लेते हैं। एक बीकर है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रखा हुआ है। इसमें जो है कॉपर सल्फेट का विलयन जो है ये नीला रंग का होता है, नीला कलर का। जब इसमें आयरन इसमें डाला जाता है तब ये हल्का नीला हो जाता है, ज़्यादा नीला नहीं होता है, इसका नीलापन ख़त्म हो जाता है, फीका नीला हो जाता है। तो ये जो होता है आयरन सल्फेट का निर्माण के वजह से होता है। ये आयरन जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण यह इसका रंग गहरा नीला से हल्का नीला हो जाता है। अब इसी चैप्टर में एक टॉपिक और है संक्षारण। जब भी कोई धातु हमारे आसपास नमी और अम्ल के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है, और इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं लोहे पर जंग लगता है
ये भूरा कलर का होता है, जिसे लाल भी बोलते हैं कभी कभी हम। चांदी पे काली परत चढ़ती है, चांदी पर काली परत चढ़ती है और कॉपर पे हरी परत चढ़ती है। ये एक संक्षारण का परिणाम है जिसके ऊपर ये धातुएं जो है संक्षारित हुई है। अब संक्षारण से हमें बहुत हानि होती है। सरकार को हर साल कई करोड़ रुपए का हानि होती है, जिसके कारण हम संक्षारण के कुछ बचाव के बारे में भी पढ़ते हैं। संक्षारण के बचाव हम अपने दरवाजे पे पेंट करते हैं, तेल से युक्त करते हैं किसी धातु को, और हम ग्रीसिंग करके किसी धातु को हम ठीक करते हैं। जैसे साइकिल या कोई भी गाड़ी का चेन हो जाता है, मोटरसाइकिल, हम ग्रीसिंग करते हैं उसको ताकि वो ऑक्सीजन और जल से दूर रह सके। और एल्युमिनियम का परत चढ़ाकर भी हम किसी धातु को मजबूत करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं धनागरीकरण करना। ये हम पढ़ेंगे जब चैप्टर धातु और अधातु पढ़ेंगे तब। एल्युमिनियम की परत चढ़ने से क्या होता है, एल्युमिनियम की जो वस्तु होता है जितना ज़्यादा संक्षारित होता है वह इतना ही ज़्यादा और मजबूत होता है। इसीलिए हम किसी भी धातु पर एल्युमिनियम का परत चढ़ाकर उसे हम मजबूत कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिता क्या है? कोई भी वस्तु जब हम बनाते हैं घर में, जैसे तेल से छाककर या वसा से, डालडा वगैरह से छाककर, कुछ समय बाद ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उपचयित हो जाती है। ये एक उपचयित मतलब ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो इससे हम बचाने के लिए, जैसे विकृत गंधिकता से बचाने के लिए हम उसे नाइट्रोजन से युक्त करते हैं या फिर वायुरोधी बर्तन में रखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स की थैलियों में कौन सा गैस भरा जाता है? चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से दूर रख सके। ठीक है, तो हमें कमेंट में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन से गैस पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। तो हमें ये पूछना है कि अगर नाइट्रोजन 21% पाया जाता और ऑक्सीजन 78% पाया जाता तो क्या होता। ठीक है, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर जो है इसका सूत्र भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही है। खड़िया जो चौक हमारे स्कूल में टीचर लोग जो लिखते हैं बोर्ड पे, ये COC3 इसका सूत्र है। संगमरमर पत्थर जिसका निर्माण जिससे ताजमहल का निर्माण हुआ है, ये भी COC3 का ही इसका सूत्र है। जब हम गर्म करते हैं चूना पत्थर को, जब गर्म करते हैं तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होती है और ये CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो हम घर में दिवाली के दिन हम इसमें पोचाड़ा करने के लिए जैसे लाते हैं या पुताई करने के लिए लाते हैं CaCO3 को, जब इसको हम ठंडे जल के साथ इसको रखते हैं तो ये एक रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बुझा हुआ चूना कहलाता है, जिससे हम अब घर में पुताई कर सकते हैं। इसके साथ एक हमें ऊष्मा भी देता है ये, जिसको हीट बोलते हैं। अब जो ये पुताई करने के बाद हमारे दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का परत चढ़ा होता है। अब ये 2-3 दिन के बाद हमारे दीवारों पर एक चमक आती है। ये चमक कैसे आती है वो देखते हैं। हमारे वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होती है और ये CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से धीमे धीमे अभिक्रिया करने के बाद ये एक परत का निर्माण कर देती है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये इससे जो जल रहती है वो सूखकर बाहर भाप के रूप में उड़ जाती है। तो जो हमारे दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ है, एक पापड़ी के रूप में कुछ अगले साल ये छूट कर बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हमारे दीवार पर भी हो जाता है।